एक दिख रहा होगा। ये चार्ट जो है इसको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि ये एनर्जी के हिसाब से निगेटिव में कम वैल्यू ज्यादा होती है। जैसे -10.7 है यहाँ पे, और -10.7 है, ये -10.7, और ये -12.9 है। तो निगेटिव में कम वैल्यू ज्यादा होती है, मतलब -10.7 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द -12.9। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, इस चार्ट से याद करने की जरूरत नहीं है, क्वांटम मैकेनिकली एनर्जी कैलकुलेटेड है। अगर मान लीजिए कोई ऑर्बिटल कार्बन का sp3 है, देख रहे हैं, कोई ऑर्बिटल कार्बन का sp3 है, और अगर कोई ऑर्बिटल नाइट्रोजन का sp3 है, तो कार्बन के जो sp3 ऑर्बिटल होते हैं उनकी एनर्जी -12.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और जो नाइट्रोजन है उनकी sp3 की जो एनर्जी होती है वो कितनी है, देखिए नाइट्रोजन की sp3 की एनर्जी कितनी है, -16.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और अगर कोई ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन की sp3 की एनर्जी आपको देखनी है तो ये होती है, अगर कोई ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन की sp3 है तो उसकी एनर्जी कितनी होती है, -20.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। मतलब कहने का ये हुआ कि माइनस में सबसे कम वैल्यू ज्यादा होती है, तो कार्बन sp3 वाले मॉलिक्यूल की एनर्जी ऑक्सीजन sp3 से ज्यादा होगी, और जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है उसकी डोनर एबिलिटी ज्यादा होती है। तो मान लीजिए अगर यहाँ पे एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो ऑक्सीजन में है, और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो नाइट्रोजन में है। लेट अस सपोज देयर इज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दैट इज प्रेजेंट इन द sp3 ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के sp3 ऑर्बिटल पे है, और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो नाइट्रोजन के sp3 वाले ऑर्बिटल में है, नाइट्रोजन के sp3 वाले ऑर्बिटल में है, और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कार्बन के sp3 वाले ऑर्बिटल में है। समझ में बात आ रही है आपको? जैसे मान लिया जाए ये एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कार्बन के sp3 वाले ऑर्बिटल में है, और ये एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो नाइट्रोजन के sp3 वाले ऑर्बिटल में है, और ये एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो ऑक्सीजन के sp3 वाले ऑर्बिटल में है, राइट। ये भी sp3 वाले ऑर्बिटल में है बट डोनर एटम इज ऑक्सीजन, और ये भी sp3 वाले ऑर्बिटल में है बट डोनर एटम इज नाइट्रोजन, और ये भी sp3 वाले ऑर्बिटल में है बट डोनर एटम इज कार्बन। तो जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी उसकी डोनर एबिलिटी ज्यादा होगी। सो दो डोनर एबिलिटी अगर इन तीनों की बात करें, सो दिस विल बी द डोनर एबिलिटी। तो ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप देखिए कि क्या रिलेशंस है, सिर्फ आप देखिए कि क्या रिलेशंस है। बात समझ में आ रही है? सो इस स्लाइड को आपको बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है। इस स्लाइड से मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कैसे एनर्जी ज्यादा होती है। तो जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है उसकी डोनर एबिलिटी ज्यादा होती है, ये बात मैं आपको बताना चाहता हूं। यानी ऑक्सीजन और कार्बन और नाइट्रोजन और फ्लोरीन में सबसे ज्यादा डोनर एबिलिटी कार्बन की होगी, देन नाइट्रोजन की होगी, देन ऑक्सीजन की होगी, और देन फ्लोरीन की होगी। तो डोनर एबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ डोनर एटम, राइट। अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट अगर है तो उसकी डोनर एबिलिटी कम होगी, चूंकि उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन जो है उनके ऊपर जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर का चार्ज ज्यादा होगा, इसलिए उनका पोलराइजेशन जो है वह कम होगा, राइट। इस स्लाइड में किसी को कोई दिक्कत हो बताओ, अदरवाइज वी आर गोइंग टू मूव नेक्स्ट। ठीक है, किसी को दिक्कत हो बताओ। राकेश सिंह, आप अपना वीडियो ऑफ कीजिए। ठीक है ना। अब देखिए थर्ड फैक्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज इफेक्ट ऑफ चार्ज। इफेक्ट ऑफ चार्ज क्या होता है? इफेक्ट ऑफ चार्ज जो होता है, इफेक्ट ऑफ चार्ज हम लोगों ने कल दो डिस्कशन किया था। एक तो इफेक्ट ऑफ साइज के बारे में डिस्कस किया था, राइट,
और उसके बाद में इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के बारे में डिस्कस किया था। और हम थर्ड फैक्टर डिस्कस करने जा रहे हैं, इफेक्ट ऑफ चार्ज ऑन डोनर एटम। थर्ड फैक्टर क्या है? इफेक्ट ऑफ चार्ज ऑन डोनर एटम। डोनर एटम के ऊपर अगर चार्ज है उसका क्या फर्क है। जाहिर है यहाँ पे जो चार्ज है वह किस तरह का चार्ज होगा, चूंकि न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिसिटी पढ़ रहे हैं, तो यहाँ जो चार्ज होगा वह निगेटिवली चार्ज होगा, राइट। सो लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल। मान लीजिए ये नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन के ऊपर ये 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। सो दिस इज द 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द नाइट्रोजन। एंड उस पे मान लीजिए एक अमोनिया मान लेते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। ये अमोनिया है, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, और ये अमोनिया है, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। नाउ अब देखिए हाउ मेनी आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। अगर आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो यहाँ पे आपको 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, और यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन है। सो वी हैव 8 इलेक्ट्रॉन, राइट। 2 2 4 2 6 2 8। अब इस 8 इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए देखिए 8 इलेक्ट्रॉन है, और इस 8 इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए कितना न्यूक्लियस है। 8 इलेक्ट्रॉन पे कितना न्यूक्लियस है बताइए। 8 इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए कितने न्यूक्लियस है? एक तो नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन। तो इस 8 इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए 3 हाइड्रोजन और 1 नाइट्रोजन के न्यूक्लियस है, यानी 4 न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। तो 8 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने के लिए इसके ऊपर में 4 न्यूक्लियस है। नाउ सपोज कीजिए इफ दे आर गोइंग टू, अगर मान लेते हैं कि यहां से एक H प्लस निकल जाता है, तो H प्लस निकल जाएगा तो क्या होगा? देखिए ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के अपने इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 1 2 3 और 4 और 5। अब यहाँ पे H है, H के वजह से एक इलेक्ट्रॉन ऐसा, फिर एक H है, एक इलेक्ट्रॉन ऐसा। अब यहाँ से H प्लस निकल गया है, इसका मतलब H ने अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ करके निकल गया। अब देखिए इसके ऊपर में ये कौन सा स्पीशीज बन गया? NH2। ये कौन सा था? NH3 और लोन पेयर। अब यहाँ पे क्या है? NH2, इसके ऊपर में ये एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे भी एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एंड देयर इज ए नेगेटिव चार्ज। सो दिस इज NH2 माइनस। अब यहाँ भी 8 इलेक्ट्रॉन, छोटे इलेक्ट्रॉन अगर देखिएगा तो 2 2 4 2 6 2 8। इस केस में भी वी हैव 8 इलेक्ट्रॉन, और इस 8 इलेक्ट्रॉन को संभालने के लिए कितने न्यूक्लियस है बताइए? 1 2 और 3, ओनली 3 न्यूक्लियस। मान लेते हैं अब यहां से एक H प्लस और निकल गया। सो अगर H प्लस और निकल गया तो क्या मिला नाइट्रोजन के? तो अपने 5 इलेक्ट्रॉन देखिए, 1 2 और 3 4 और 5। सो नाउ इन दिस केस यहाँ से एक H अब बचा। अब H प्लस यहाँ से अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के भाग गया, और यहाँ से पहले ही जा चुका था। सो नाउ इन दिस केस अभी भी वैलेंस शेल में नाइट्रोजन के 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, और ये क्या है? NH, और NH के ऊपर में ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ये भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ये भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एंड देयरफॉर इट हैज 2 नेगेटिव। सो यहाँ पे अभी भी 8 इलेक्ट्रॉन है, बट न्यूक्लियस कितने हैं? न्यूक्लियस ओनली 2 न्यूक्लियस। सो 8 इलेक्ट्रॉन, इस केस में 8 इलेक्ट्रॉन को संभालने के लिए 4 न्यूक्लियस है। इस केस में 8 इलेक्ट्रॉन को संभालने के लिए इलेक्ट्रॉन कमी नहीं है, इलेक्ट्रॉन अभी में अभी भी है। इस केस में 8 इलेक्ट्रॉन को संभालने के लिए 3 न्यूक्लियस है, और इस केस में 8 इलेक्ट्रॉन को संभालने के लिए सिर्फ 2 न्यूक्लियस है। या दूसरे शब्द में आपको समझाऊं तो ऐसे समझा सकता हूं कि यहाँ पे ये बॉन्ड पेयर है, दिस इज बॉन्ड पेयर, दिस इज बॉन्ड पेयर, एंड दिस इज बॉन्ड पेयर, एंड बट दिस इज लोन पेयर। इस केस में ये बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर, बट दिस इज लोन पेयर एंड दिस इज लोन पेयर। और इस केस में ये सिर्फ बॉन्ड पेयर है, बाकी ये भी LP है, और ये भी LP है, और ये भी LP है। अगर इलेक्ट्रॉन 2 न्यूक्लियस के बीच में हो, ओ A और B के बीच में हो, तो इसका पोलराइजेशन लेस पोलराइजेशन होता है, राइट। मतलब इसका डिफ्यूजन जो होगा इलेक्ट्रॉन का, इधर की तरफ अगर डिफ्यूज करें इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ बैठा है, और ये इलेक्ट्रॉन 2 न्यूक्लियस के बीच में है, तो इसका पोलराइजेशन क्या होगा बेटा? लेस होगा, यानी लेस पोलराइजेशन होगा। लेकिन अगर मान लीजिए अगर एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन एक ही न्यूक्लियस के होल्ड में है, और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल है, तो इसका जो है पोलराइजेशन, इलेक्ट्रॉन का जो पोलराइजेशन होगा वो मोर होगा।
बात समझ में आ रही है? इसका मतलब यह है जब इलेक्ट्रॉन दो न्यूक्लियस के बीच होते हैं तो उनका पोलराइजेशन लेस होता है और वह कम स्पेस लेता है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन लोन पेयर ज्यादा स्पेस लेता है, बॉन्ड पेयर कम स्पेस लेता है। अगर कोई बॉन्ड पेयर है, ए और बी के बीच बॉन्ड पेयर है, दे विल टेक दिस मच स्पेस ओनली। लेकिन ए और के बीच लोन पेयर है, दे विल टेक मोर स्पेस, बिकॉज उनका डिफ्यूजन ज्यादा होता है, दे विल टेक मोर वॉल्यूम, मोर स्पेस लेता है। सो इसीलिए क्या होगा, अगर स्पेस ज्यादा लेगा यानी उसका डिफ्यूजन ज्यादा होगा। सो अगर आपके एटम के ऊपर, डोनर एटम के ऊपर निगेटिव चार्ज होते हैं तो इन जनरल उसका पोलराइजेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर एज द नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेस ऑन द डोनर एटम, पोलराइजेशन इंक्रीजेस। और अगर सॉरी मैं ये कह रहा हूं कि अगर निगेटिव चार्ज ज्यादा होगा तो उनका पोलराइजेशन ज्यादा होगा, ठीक है। इसीलिए एज द नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेस, डोनर एबिलिटी इंक्रीजेस। तो इन सभी में अगर आपको देखना है तो NH3 से ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी NH2 की होगी, समझ में आता है सबको, और उससे भी ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी NH की होगी। जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा न्यूक्लियोफिलिसिटी उतनी ही इंक्रीज करेगी, क्योंकि नेगेटिव चार्ज होने से पोलराइजेशन इंक्रीज करेगा और पोलराइजेशन इंक्रीज करने से न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज करेगी। तो इन जनरल एक चार्ज स्पेसीज है, इन जनरल अगर मैं बात करूं, एक चार्ज स्पेसीज है और एक न्यूट्रल स्पेसीज है। जैसे अगर आप बात करो इसका, एक चार्ज स्पेसीज और एक न्यूट्रल स्पेसीज है। मान लीजिए आप वाटर की बात करते हैं, वाटर की बात करते हैं, तो वाटर के भी अंदर वैलेंस शेल के अंदर क्या है, इसके अंदर यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है आप देख रहे हैं, 2 लोन पेयर है एंड 2 बॉन्ड पेयर है। देख रहे हैं वाटर के अंदर ये वाला बॉन्ड पेयर है, रेड वाला कलर जो है वो बॉन्ड पेयर है, तो इसमें 2 लोन पेयर है और 2 बॉन्ड पेयर है। लेकिन वाटर से H+ निकाल दिया जाए, H+ निकाल देंगे तो क्या बनेगा, HO और ये हाइड्रोक्साइड बनेगा। सो वाटर न्यूट्रल है बट हाइड्रोक्साइड निगेटिवली चार्ज है। यहाँ पे क्या है, 3 लोन पेयर हो गया बट 1 बॉन्ड पेयर हो गया। तो एज द नंबर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, पोलराइजेशन उसका इंक्रीज करेगा। एंड देयरफॉर वाटर के कंपेरिजन में वाटर तो न्यूट्रल है और ये क्या है, चार्ज स्पेसीज है। तो निगेटिवली चार्ज स्पेसीज जो होते हैं उनका न्यूक्लियोफिलिसिटी यानी उनके इलेक्ट्रॉन देने की एबिलिटी न्यूट्रल से ज्यादा होती है। सिमिलरली अगर आप यहाँ बात करते हैं H, S और H की, और अगर बात करते हैं HS- की, तो निगेटिवली चार्ज जो स्पेसीज होगा उनकी डोनर एबिलिटी ज्यादा होगी। सिमिलरली अगर आप बात करते हैं फिनॉल की बात करते हो और फिनॉक्साइड की बात करते हो, तो फिनॉल और फिनॉक्साइड में फिनॉक्साइड की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी क्योंकि वो निगेटिवली चार्ज स्पेसीज है। सिमिलरली आप बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की, और सिमिलरली आप बात करते हैं कार्बोक्सिलेट की, तो कार्बोक्सिलेट की डोनर एबिलिटी जो है वो ज्यादा होगी क्योंकि वो निगेटिवली चार्ज स्पेसीज है। तो इन जनरल निगेटिवली चार्ज जो स्पेसीज होते हैं उनकी डोनर एबिलिटी न्यूट्रल के कंपेरिजन में ज्यादा होती है। सो इस स्लाइड में मुझे इतना बताना था। अगर किसी को कोई डाउट हो तो अब बता सकते हो, बीच में मैसेज करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि मैं देखता नहीं कुछ भी, ठीक है। अब आप बता सकते हो जिसको कोई डाउट है तो। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछो। न्यूक्लियस मतलब कितना एटम है, एटम, एटम न्यूक्लियस मतलब एक एटम कितने हैं, एटम जितने एटम होंगे ना, जैसे हाइड्रोजन का एक न्यूक्लियस है तो हाइड्रोजन एक एटम है, उसका न्यूक्लियस जो है आपके इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पे ना ये जो इलेक्ट्रॉन है, कहने का मतलब यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है वह नाइट्रोजन के पॉजिटिव न्यूक्लियस और हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के बीच अट्रैक्टेड है। H2O में मैंने कहा, H2O में मैंने कहा, H2O के बारे में कहा कि जो बेटा H2O है ये आपका H2O ये है, ठीक है। इसमें से H+ निकालोगे तो क्या हो जाएगा,
अभी इसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ जो है ये 2 लोन पेयर है और 2 बॉन्ड पेयर है। लेकिन हाइड्रोक्साइड बनाओगे तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड बनाओगे तो एक और लोन पेयर बढ़ जाएगा। तो इसका जो है रिपल्सन आपस में बढ़ जाएगा। रिपल्सन बढ़ जाएगा तो रिपल्सन से दूर होने के लिए पोलराइजेशन इसका बढ़ जाएगा, और पोलराइजेशन बढ़ जाएगा तो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में एंड डोनर एबिलिटी में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप है। कल का लेक्चर आपका लगता है मिसिंग है। नाउ व्हाट विल हैपन, अल्फा इफेक्ट। अब एक और फैक्टर्स है जो न्यूक्लियोफिलिसिटी को अफेक्ट करता है, दैट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर न्यूक्लियोफिलिसिटी, इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द बेसिसिटी। अल्फा इफेक्ट कहता है, जैसे मान लिया जाए एक कोई स्पीसीज है एन एच और एच है, ठीक है, और दैट इज कॉल्ड अमोनिया, NH3 इज कॉल्ड अमोनिया। अब क्या करते हैं, अमोनिया से, ये जो अमोनिया है, अमोनिया से एक हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर देते हैं। सो वी आर गोइंग टू रिप्लेस वन ऑफ द हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हमने लगा दिया N और H, ठीक है। यहाँ पे अभी भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसा ही है, और यहाँ पे हमने रिप्लेस करके यहाँ पे एक और हेट्रो एटम लगा दी, एंड दैट हेट्रो एटम इज दिस। अगर इनमें ये अल्फा, इसको हम डोनर एटम बोलते हैं, अल्फा बोलते हैं, इसको हम अगर डोनर एटम बोलते हैं, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर, इसको डोनर एटम बोलते हैं इसके रेस्पेक्ट में। तो मान लीजिए कोई फिक्स के लिए डोनर एटम यही है, तो इसके अल्फा पोर्शन पे, यानी बगल वाले पोर्शन को अल्फा बोलते हैं। अगर कोई डोनर एटम के अल्फा पोर्शन के ऊपर, दैट इज कॉल्ड अल्फा, और उसके बाद में होगा तो बीटा। अगर ऐसे लिखते हैं NH2, तो ये अगर डोनर एटम है, उसके बाद में CH2 और तब NH2 लिखते हैं, तो ये अल्फा ये हो गया, और इसके ऊपर ये बीटा हुआ, तो हेट्रो एटम यहाँ पे बीटा पोर्शन पे है। अल्फा इफेक्ट कहता है कि अगर डोनर एटम के बगल में कोई हेट्रो एटम है एंड दैट इज कंटेनिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसके वजह से उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ जाती है। अल्फा इफेक्ट कहता है इफ द डोनर एटम हैविंग हेट्रो एटम containing lone pair of electron at alpha position, then the nucleophilicity of that donor atom is going to be increased. क्या कहता है अल्फा इफेक्ट, अल्फा इफेक्ट कहता है कि जो डोनर एटम है उसके अल्फा पोर्शन पे, लेट अस कंसीडर ये यहाँ पे कोई एक डोनर एटम है, NH2 मान लेते हैं, कोई भी एक डोनर एटम है, और इसके अल्फा पोर्शन पे एक हेट्रो एटम है एंड दैट एटम कंटेनिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इससे इसकी डोनर एबिलिटी बढ़ जाती है। सिंपल सा रीजन है व्हाई द डोनर एबिलिटी इज गोइंग टू बी इंक्रीज, अल्फा पोर्शन पे होना चाहिए। बिकॉज क्या होता है कि ये NH2 जिसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे जो NH2 है इसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और बगल के पोर्शन पे NH2 है उसके ऊपर जो लोन पेयर है, इन दोनों में आपस में रिपल्शन होता है। रिपल्शन की वजह से क्या होता है, टू मिनिमाइज द रिपल्शन, ये इलेक्ट्रॉन को इजिली डोनेट करना चाहता है, ठीक है। तो अल्फा पोर्शन के ऊपर अगर कोई डोनर एटम है तो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ जाती है। जैसे मान लीजिए NH3 के केस में और हाइड्रोजन के केस में, अगर आपसे कोई पूछे विच इज मोर न्यूक्लियोफिलिक, NH3 इज मोर न्यूक्लियोफिलिक और हाइड्रोजन इज मोर न्यूक्लियोफिलिक, द आंसर इज हाइड्रोजन इज मोर न्यूक्लियोफिलिक। व्हाई, बिकॉज इसके अल्फा पोजीशन पे इसमें से किसी एक को, दोनों इक्वल है, किसी एक को डोनर एटम फिक्स कर लीजिए। अगर इसको हम डोनर एटम फिक्स कर लेते हैं तो इसके अल्फा पोजीशन पे NH2 ग्रुप है एंड दैट इज गोइंग टू बी इंक्रीज द न्यूक्लियोफिलिसिटी, डोनर एबिलिटी इंक्रीज कर जाती है। लेकिन प्लीज कीप इन द माइंड कि अगर मान लेते हैं आपके स्पीसीज ये NH3 है मान लेते हैं, और उसके बाद में यहाँ पे NH2 ग्रुप है, और यहाँ पे CH है और H है, और यहाँ पे NH2 ग्रुप है। So this heteroatom is not present at alpha position. This heteroatom is present at the beta position. अल्फा, अगर मान लीजिए इसको हम दोनों बराबर है, इसको हम दोनों एटम मान लेते हैं, तो उसके रेस्पेक्ट में अल्फा, अल्फा पे कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये बीटा पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो अगर बीटा पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और तो देखिए कार्बन और नाइट्रोजन में कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होती है और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है। सो दे आर गोइंग टू पुल इलेक्ट्रॉन लाइक दिस वन, तो इधर में डेल्टा नेगेटिव और यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा, एंड इफ देयर इज अ डेल्टा पॉजिटिव देन फर्दर विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन हियर,
तो इलेक्ट्रॉन को अगर इस साइड विड्रॉ करेगा तो इस नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा, और पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करने का मतलब नाइट्रोजन का जेड इफेक्टिव इंक्रीज कर जाएगा, राइट। नाइट्रोजन का जेड इफेक्टिव इंक्रीज कर जाएगा, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर इंक्रीज कर जाएगा तो इसकी डोनर एबिलिटी कम हो जाएगी, एंड दैट इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। तो अल्फा पोजीशन पे अगर हेटेरो एटम है तो इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट नहीं करता, अल्फा इफेक्ट डोमिनेट करता है। लेकिन अल्फा के बाद किसी पोजीशन के ऊपर में अगर इस तरह का कोई ग्रुप है तो वहां पे इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट करेगा और उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी को घटा देगा। तो इस केस में NH3 और NH2CH2NH2 के केस में NH3 जो होता है वही बेटर न्यूक्लियोफाइल होता है। सो अल्फा इफेक्ट के लिए जरूरी है कि अल्फा पोजीशन के ऊपर ही देखा जाए। सपोज फॉर एग्जांपल आपके ऊपर ये कोई ग्रुप है, मान लेते हैं हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्साइड है ये, और अगर हाइड्रोक्साइड के बदले अगर आपके ऊपर ये ग्रुप है, हाइड्रोक्साइड जैसा ही हो गया ये और ये हो गया। सो नाउ व्हाट विल हैपन, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पहले बात तो इसमें बताओ दोनों एटम कौन होगा। ये वाला ऑक्सीजन तो न्यूट्रल है, जबकि ये वाला निगेटिवली चार्ज है, तो इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। जो निगेटिवली चार्ज वाले होते हैं वह न्यूट्रल वाले के कंपेरिजन में ज्यादा डोनर एटम होते हैं। तो इस केस में ये डोनर एटम है, और इसके रेस्पेक्ट में अल्फा पोजीशन के ऊपर हेट्रो एटम है, तो इस केस में अल्फा इफेक्ट लगेगा और हाइड्रोक्साइड से ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी पर ऑक्साइड की होगी। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। नाउ सपोज कीजिए अगर हमारे पास अमोनिया है, NH3 है, और यहां से एक H को रिप्लेस करके NH2 और OH लगा दिया, राइट। NH2 और OH लगा दिया, अगेन नाइट्रोजन में और ऑक्सीजन में हु इज द डोनर एटम, नाइट्रोजन में और ऑक्सीजन में, चूंकि इन दोनों में से कोई एक ही डोनर एटम बनेगा, नाइट्रोजन में और ऑक्सीजन में हु इज द डोनर एटम, दोनों में से कोई एक ही बनेगा। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में दोनों में से एक बनेगा, चूंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी कम है इसीलिए नाइट्रोजन विल बी द डोनर एटम। सो अगर नाइट्रोजन डोनर एटम है तो ये अगर डोनर एटम है इस केस में ये इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, देन दिस विल बी द हेट्रो एटम मान लेना है। HA मतलब हेट्रो एटम। तो इस वाले में हाइड्रोक्सिल अमीन के केस में NH2OH के केस में अल्फा इफेक्ट लगेगा, और अल्फा इफेक्ट लगने की वजह से सिंपल NH3 से NH2OH जो है ज्यादा इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है। और मान लीजिए अगर Cl है, अगर मान लीजिए Cl है और अगर कहीं मान लीजिए Cl पे निगेटिव है और ClO निगेटिव है, ClO निगेटिव है, एंड इफ दे आर आस्किंग इन दोनों में बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, किसकी बेटर न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी, तो ऑफ कोर्स इसकी बेटर न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी ड्यू टू द अल्फा इफेक्ट। मान लीजिए अगर आपके पास RS नेगेटिव है और RSS नेगेटिव है एंड दे आर आस्किंग इन दोनों में किसकी बेटर न्यूक्लियोफिलिसिटी है, तो इसकी बेटर न्यूक्लियोफिलिसिटी है ड्यू टू द अल्फा इफेक्ट। अल्फा इफेक्ट ओनली चेकिंग फॉर द, ओनली चेक करते हैं किसके अंदर चेक करते हैं, न्यूक्लियोफिलिसिटी के अंदर चेक करते हैं, बेसिसिटी के अंदर अल्फा इफेक्ट नहीं होता। और ये जरूरी है कि डोनर एटम के अल्फा पोजीशन के ऊपर ही होना चाहिए, अल्फा पोजीशन के अलावा अगर किसी दूसरे पोजीशन पे है तो फिर अल्फा इफेक्ट नहीं लगता। उससे क्या होता है कि लोन पेयर आपस में रिपेल करते हैं, रिपल्सन से एनर्जी बढ़ जाती है और एनर्जी बढ़ने से डोनर एबिलिटी इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। अल्फा इफेक्ट जो इस स्लाइड पे मैंने बोला उसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। यस, ऑक्सीजन है, जिस पे नेगेटिव चार्ज होगा वो डोनर एटम होगा। ओके, कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, सुनो। अनिल कुमार अपना वीडियो ऑफ करो। नाउ मैं ये क्या कर रहा हूँ, देखिए
ये जो NH2 है, NH और H इसके ऊपर, और ये CH लगा दिया, H लगा दिया, और फिर NH लगा दिया। पहली बात तो इनमें से दोनों में से कोई एक को, दोनों बराबर है, किसी एक को डोनेटम फिक्स कर लो, दोनों बराबर, तो इसको मैंने फिक्स कर लिया, ये हमने फिक्स कर लिया। ये डोनेटम किसके रेस्पेक्ट में? अमोनिया से कंपेयर कर रहे हैं, अमोनिया के डोनेटम से। तो अमोनिया पे क्या लगा है? एक लोन पेयर है, यहाँ भी एक लोन पेयर है, एक H है, यहाँ भी एक H है, यहाँ H है, यहाँ भी एक H है, उसके बाद H है अमोनिया के अंदर, लेकिन उसके बाद H नहीं है, इसके बाद इसमें ये है। मतलब अमोनिया से कंपेयर करोगे तो H वर्सेस CH2 और NH2 ग्रुप की कहानी देखनी पड़ेगी। अमोनिया से कंपेयर करेंगे तो NH3 से इस स्पीशीज की कंपेयर करेंगे तो आप इंडक्टिव इफेक्ट हम पढ़ाएंगे, थोड़ा बहुत आपको भी आइडिया होगा कि इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर में CH और H है और NH2 ये एक ग्रुप है, जो चेंज है उसका डिफरेंस देखिए। अब ये ग्रुप किस तरह का इफेक्ट शो करता है? इंडक्टिव इफेक्ट दो तरह का होता है, एक प्लस आई इफेक्ट होता है और एक माइनस आई इफेक्ट होता है। माइनस आई इफेक्ट क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है। तो यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, सो दे आर गोइंग टू पुल द इलेक्ट्रॉन। तो डाइपोल ऐसा चलेगा, तो इस नाइट्रोजन साइड नेगेटिव और इस कार्बन पे क्या चार्ज होगा? पॉजिटिव होगा। अब ये अगर इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, मतलब ये जो ग्रुप है CH2NH2 इन कंपेयर टू द हाइड्रोजन, CH2NH2 ग्रुप जो है वो माइनस आई इफेक्ट का काम करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन को इधर खींचेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन को इधर खींचेगा, हम क्या चाहते हैं? नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रोफाइल को जाए, इधर की तरफ जाए, इधर जितना जाएगा उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी उतना ज्यादा होगी। लेकिन नाइट्रोजन, उसके केस में हाइड्रोजन है और इसके केस में ये ग्रुप है, तो हाइड्रोजन तो रेफरेंस यूनिट होता है इंडक्टिव इफेक्ट में, और CH2NH2 यूनिट जो है दे आर गोइंग टू पुल द इलेक्ट्रॉन। तो अगर ये नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन पुल कर लेगा तो नाइट्रोजन के यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होगा। जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होगा तो किसी को देने के लिए इलेक्ट्रॉन कम बचेगा, और जब किसी को देने के लिए कम बचेगा तो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होगी। ये बात मैं कह रहा हूं। तो इस केस में अगर अल्फा पोजीशन पे आ रहे, मेरे साइड से कोई दिक्कत नहीं बेटा, मेरी वॉइस सब क्लियर है। आप लोगों को दिक्कत हो सकता है, आप लोग ना, आपको मेरी आवाज और लोगों को नहीं आ रही है क्या बेटा? आपको मेरी आवाज सुनने में दिक्कत हो रही है? किसी को बताओ जरा। हो सकता है कि अनिल कुमार आपकी तरफ से नेटवर्क इश्यू हो, मेरे तो अगर होते तो इतने सारे बच्चे हैं, 98 के आसपास बच्चे हैं, वो सब बोल रहे होते। ये बोल रहे हैं कि हाँ, उन सबको ऑडिबल है। आप ना अपने एक बार लॉग आउट होकर के लॉग इन हो जाइए। देखिए मेरे साइड से अगर नेटवर्क इश्यू होता है कुछ भी, मैं पहले ही बता देता हूँ, ठीक है? जिनको जिनको डिस्टरबेंस है वो अपना नेटवर्क चेक कीजिए। आपको अपने साइड से प्रॉब्लम है बेटा, मैं यहाँ जहाँ हूँ यहाँ पे नेटवर्क का कोई इशू नहीं है, बिल्कुल आवाज क्लियर आ रही है सारे बच्चों को। तो एक दो बच्चे बता रहे हैं, कंप्लेंट कर रहे हैं, तो हो सकता है आपके नेटवर्क में इशू होगा। अगर ऐसा हो तो एक बार ना आप लॉग आउट होकर के लॉग इन हो जाइए। ठीक है, अब बताओ इसमें कोई दिक्कत है किसी को? इसी का डिफिनेशन यहाँ पे लिख दिया गया है, वो अपना एक बार देख लेना, डिफिनेशन यहाँ लिखा हुआ है। The nucleophilicity of a given nucleophile center is increased by the attach of heteroatom। जो मैं बोल रहा हूँ वही यहाँ लिखा हुआ है। ये इसका जो है एक एमओ थ्योरी से भी एक्सप्लेनेशन है, MO2 से भी एक्सप्लेनेशन है। MO2 से क्या एक्सप्लेनेशन जरा सुन लीजिए। ये अल्फा इफेक्ट का, मान लिया जाए कि अगर ये है जिसमें कोई अल्फा एटम नहीं है, हेट्रो एटम, और एक ये है जिसमें अल्फा हेट्रो एटम है, अल्फा हेट्रो एटम है। मान लीजिए जब अल्फा हेट्रो एटम आता है यहाँ पे अल्फा पोजीशन पे, तो दे हैव ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड इसमें सिर्फ डोनर एटम पे लोन पेयर है, और इसमें डोनर एटम पे भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और हेट्रो एटम पे भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन।
दे रिपेल ईच अदर। इसी रिपल्सन को एमओटी से एक्सप्लेन किया गया। मान लिया जाए कि अल्फा एटम के आने से क्या होता है। अगर अल्फा एटम नहीं होता तो सिर्फ एक ही जगह पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पे इसी एटम पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। और अल्फा के आने की वजह से एक और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिला जो यहाँ पे दिखाएगा। व्हाट विल हैपन, दीज टू ऑर्बिटल्स स्पेस में, दीज टू फील्ड ऑर्बिटल, ये भी फील्ड है, ये ऑर्बिटल भी फील्ड है और ये ऑर्बिटल भी फील्ड है, दे आर गोइंग टू रिपेल ईच अदर्स। और रिपल्सन से क्या होता है, एक ऑर्बिटल की एनर्जी इंक्रीज करती है और दूसरी से, मैंने रिपेल कर दिया, गलत कर दिया, दीज टू ऑर्बिटल्स इंटरैक्ट ईच अदर्स। ये वाले ऑर्बिटल, ये वाले ऑर्बिटल और ये वाले ऑर्बिटल आपस में इंटरैक्ट करते हैं और इंटरेक्शन से दो नए ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। एक की एनर्जी थोड़ी इंक्रीज कर जाती है और एक की एनर्जी डिक्रीज कर जाती है। नाउ व्हाट विल हैपन, अब देखिए यहां से अगर आप एनर्जी लोगे, ये एनर्जी है, तो पहले ये वाला या ये वाला जो भी, पहले ये होमो होता, ये वाला होमो होता। लेकिन अगर मान लीजिए इसकी एमोडायग्राम ड्रॉ करेंगे तो सिर्फ इसमें एक ही ऑक्सीजन के ऊपर में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दूसरा ऑक्सीजन तो है नहीं, तो मान लीजिए इसका होमो ये होता। अब एक और ऑक्सीजन आ गया, ये वाले ऑक्सीजन आ गए, तो ऑक्सीजन के आने की वजह से क्या होगा, उसके ऊपर लोन पेयर है और लोन पेयर से ये वाली कहानी हो जाती है, रिपल्शन वाली कहानी। तो इसकी एनर्जी बढ़ करके अब यहाँ चली जाती है। तो ऑक्यूपाइड तो ये भी है, ऑक्यूपाइड तो ये भी है, लेकिन इस ऑक्यूपाइड्स में एनर्जी इसकी ज्यादा होती है और इसी वजह से इसकी डोनर एबिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो इन जनरल इफ द एनर्जी ऑफ होमो यानी हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज गोइंग टू बी इंक्रीज, द डोनर एबिलिटी इज गोइंग टू बी इंक्रीज। अगर जिस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, जिस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है और यही डोनर ऑर्बिटल है और उसकी एनर्जी अगर इंक्रीज कर जाती है, तो एनर्जी इंक्रीज करने से क्या होता है कि उस, जैसे आप क्या पढ़ते हो, आयोनाइजेशन पोटेंशियल पढ़ते हो ना, तो लास्ट ऑर्बिट हाई, जो सबसे ज्यादा एनर्जी वाला ऑर्बिटल लास्ट ऑर्बिट होता है। क्योंकि यहाँ पे अगर न्यूक्लियस है, यहाँ पे न्यूक्लियस है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो इस इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन क्या होता है, कम होता है। इफ द अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस इज हियर लेस, तो अट्रैक्शन से क्या होता है, यहाँ पे क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज होता है और यहाँ पे क्या चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करते हैं, आपस में इंटरेक्ट करते हैं और एनर्जी क्या होती है, कम होती है। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो जब पॉजिटिव न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन होता है तो एनर्जी कम होती है और एनर्जी कम होती है तो सिस्टम क्या होता है, सिस्टम क्या होता है, जब अट्रैक्शन होती है तो एनर्जी कम होती है और एनर्जी कम होती है तो सिस्टम क्या होता है, स्टेबल होता है। लेकिन मान लिया जाए सबसे ज्यादा अट्रैक्शन तो यहाँ होगा, उसके बाद यहाँ होगा और सबसे कम अट्रैक्शन यहाँ होगा। तो अगर इस इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम है तो इसको बाहर निकालना क्या होता है, आसान होता है। इसको यहाँ से हटाना क्या होता है, आसान होता है। तो अगर बाहर निकालना यहाँ से आसान है, इसीलिए जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल का डिफिनेशन होता है वह कहीं ना कहीं न्यूक्लियोफिलिसिटी में फिट बैठता है। वहां भी आप क्या करते हैं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल में आउटर मोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं। न्यूक्लियोफिलिसिटी में भी क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन जितना कम होगा, इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना ही क्या होगा, आसान होगा। तो अभी क्या होगा, सबसे कम एनर्जी, सबसे कम एनर्जी तो इस ऑर्बिटल की होगी और सबसे ज्यादा एनर्जी क्या होगी, इसकी होगी। तो अगर ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा है तो वहां से इलेक्ट्रॉन का रिमूवल क्या होगा, आसान होगा। सो इस एमओटी कंसेप्ट से आप देख सकते हैं कि अल्फा एटम के ऊपर, डोनर एटम के अल्फा पोजीशन के ऊपर अगर कोई हेट्रो एटम है तो उन दोनों में क्या होगा, इंटरेक्शन की वजह से होमो की एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी और होमो की एनर्जी इंक्रीज करेगी, मतलब एनर्जी इंक्रीज करने से एनर्जी में और डोनर एबिलिटी में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है कि एनर्जी इंक्रीजेस, डोनर एबिलिटी इंक्रीजेस। बात समझ में आ रही है। अगर होमो की एनर्जी इंक्रीज करता है तो उसकी डोनर एबिलिटी इंक्रीज करेगी। तो एनर्जी में एंड डोनर एबिलिटी में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। ये बात आपको समझ में आई क्या?
इसमें कोई दिक्कत है किसी को? और ये याद ना हो सके तो सिर्फ इतना याद रखिएगा कि वो दोनों क्या करते हैं, आपस में रिपेल करते हैं और रिपल्सन से एनर्जी इंक्रीज कर जाती है। अगर ये कॉन्सेप्ट ना समझ में आ रहा हो तो आप इतना तो याद कर सकते हैं कि अगर अगल बगल में इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या करेंगे, रिपल्शन करेंगे, और रिपल्सन से एनर्जी बढ़ जाएगी, और एनर्जी बढ़ जाएगी तो डोनर एबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि डोनर एबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी ऑफ होमो। जितना ज्यादा होमो की एनर्जी होगी, डोनर एबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। इतना तो याद कर सकते हैं एटलीस्ट। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इतना वाली कॉन्सेप्ट तो याद कर सकते हैं एटलीस्ट। ठीक है, क्या रिपीट करना है वन मोर टाइम बेटा? कौन सा कॉन्सेप्ट रिपीट करूं? वन मोर टाइम क्या रिपीट करना है बेटा, जल्दी बोलो। अच्छा, अच्छा ठीक है, तुम लोग ना वो उसके बाद पूछ लेना, क्या बोलते हैं उसको, अगर किसी को एक ही दोनों को प्रॉब्लम अगर है तो वो आप सबके उतने लिए सबको एक बार रिपीट करना थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, तो आप लेक्चर फिनिश होने पे पूछ लेना, ठीक है। ये बताओ, विच कार्बोनाइल कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोफिलिक? इन दोनों में 4.31 में और 4.32 में, इन दोनों में विच इज मोर इलेक्ट्रोफिलिक? ध्यान से सुनिए, मिला जुला आंसर है, कोई 4.31 कह रहा है, कोई 4.32 कह रहा है, मिला जुला आंसर है। आप जरा समझिए, मैं समझाने की कोशिश करता हूं, जरा सुनिए। हमने पूछा कि इन दोनों में विच इज मोर इलेक्ट्रोफिलिक, विच कार्बोनाइल कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोफिलिक। अगर आप देखिएगा तो ये सी है, डबल बॉन्ड ओ है, और यहाँ पे ये एन है, और ये यहाँ CH3 है, और ये CH3 है, राइट, और ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कार्बोनाइल कार्बन के बारे में पूछा जा रहा है। इसका अगर पाई बॉन्ड इधर मूव करेगा तो आपको यहां से क्या मिलेगा, सी और ओ निगेटिव, ये मिलेगा ना, एंड देन एन और CH3 ये लोन पे ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये पॉजिटिव चार्ज। अब कार्बोनाइल कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक कैसे है? ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज, ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज, कार्बोनाइल कार्बन इज इलेक्ट्रोफिलिक, कार्बोनाइल कार्बन इज इलेक्ट्रोफिलिक। समझ में आ रहा है सबको? कार्बोनाइल कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक है किसकी वजह से? अभी ये जो मैं बोल रहा हूं ये समझ में आया आपको कि कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन लगा है, ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन अगर पाई बॉन्ड को पोलराइज करा देता है तो कार्बन के ऊपर कौन चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज से क्या होती है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज करती है। आर यू एग्री विथ मी और नॉट? पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज करती है, एग्री ना? जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी होगी उतनी ही ज्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिसिटी होगी। इलेक्ट्रोफिलिसिटी मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी, यही बात ना, इलेक्ट्रोफिलिसिटी मींस इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी। अब देखो सवाल ये है, अब मुझे बताना, अगर ये पॉजिटिव चार्ज जो आपको दिख रहा है इस कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर, अगर मैं बताओ कि अगर इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज को हम कम कर दें, पॉजिटिव चार्ज को हम कम कर दें, इलेक्ट्रोफिलिसिटी कैसे चेक होते हैं? कोई न्यूक्लियोफाइल यहाँ खड़ा है, ये कार्बन जो इस पे पॉजिटिव चार्ज है कितना ज्यादा न्यूक्लियोफाइल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है,
उसी को तो इस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी कहते हैं। तो सवाल यह है कि कितना ज्यादा इस न्यूक्लियोफाइल को अपनी पास बुलाएगा, उसके लिए शर्त यह है कि कितना ज्यादा इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा। तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, इस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी उतनी ही ज्यादा होगी, इजंट इट? तो इसका मतलब है एज द पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस, इलेक्ट्रोफिलिसिटी यानी न्यूक्लियोफाइल को पास बुलाने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। अब हमें देखना पड़ेगा इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए कौन सा फैक्टर्स है। इस नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और नाइट्रोजन अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर दे सकता है, और इधर दे के क्या करेगा, सी डबल बॉन्ड ओ बना देगा, सी डबल बॉन्ड ओ नहीं, सी डबल बॉन्ड एन बनाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, नाइट्रोजन क्या करेगा, नाइट्रोजन के ऊपर जो ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर क्या करेगा, दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी डोनेटेड टुवर्ड्स द कार्बन, कार्बन की तरफ ये डोनेट होगा। तो अगर मान लीजिए, सपोज कीजिए कि यहाँ पे कोई एक ऐसा एटम होता कार्बन और उसके ऊपर नेगेटिव, और यहाँ पे कोई ऐसा एटम होता और यहाँ पॉजिटिव चार्ज होता, तो यहाँ पे कोई एक ऐसा एटम है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे CH3 होता और यहाँ पे H होता, तो इस CH3 इस कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है इसको खत्म करने के लिए तो कोई लोन पेयर नहीं है, लेकिन यहाँ पे लोन पेयर है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, मतलब इसको न्यूक्लियोफाइल को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, तो इस कार्बोनाइल कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा होगी। इसका मतलब है इस केस में जब हम देखते हैं तो ये लोन पेयर कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को खत्म कर देता है, तो इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम हो जाएगी, है कि नहीं? अगर आप इससे कंपेयर करेंगे तो इस वाले की इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम होगी, क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जाकर के पॉजिटिव चार्ज को खत्म कर देता है। मैं ये कह रहा हूं कार्बोनाइल कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी पॉजिटिव चार्ज की वजह से है। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रोफिलिसिटी उतना ज्यादा, जितना कम पॉजिटिव चार्ज उतना ही कम इलेक्ट्रोफिलिसिटी। तो अब अगर हम केयर करें कि 4.31 में और 4.32 में, अब देखो मान लीजिए 4.32 को हम लिखेंगे तो क्या होगा, इसके ऊपर में ये नेगेटिव चार्ज है, राइट, सबको समझ में आ रहा है, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, और ये तो सभी में कॉमन है इतना। इसके बाद जो डिफरेंस है वो देखिए, यहाँ पे CH3 है, ये भी वहां था, और यहाँ पे OH है। समझ में बात आ रही है? नाउ अब देखोगे ये पॉजिटिव चार्ज, हाउ दिस पॉजिटिव चार्ज वाज रिड्यूस ड्यू टू द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये लोन पेयर अगर इधर आने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, इस लोन पेयर के अगर इस साइड आने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, कार्बोनाइल कार्बन के पास आने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा तो उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी कार्बन कार्बन की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो इस केस में नाइट्रोजन जो कि डोनर एटम है, हियर इट इज द डोनर एटम, और डोनर एटम के बगल में अल्फा पोजीशन पे हेटेरो एटम है कंटेनिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं कहूं कि इस नाइट्रोजन की डोनर एबिलिटी में और इस नाइट्रोजन की डोनर एबिलिटी में किस नाइट्रोजन की डोनर एबिलिटी ज्यादा है, तो डेफिनेटली ड्यू टू अल्फा इफेक्ट, ड्यू टू अल्फा इफेक्ट more donor ability of nitrogen, more donor ability of nitrogen, और इसकी अगर डोनर एबिलिटी ज्यादा है तो they will push the electron this side more, and if they push the electron this side more, then positive charge is going to be less, and if the positive charge is going to be less, then the electrophilicity is going to be decreased. So as per me, the electrophilicity of this carbonyl carbon is more in compared to this carbonyl carbon. आर यू एग्री विथ मी? क्या आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया और नहीं आया? मैं कह रहा हूं कि यहाँ के कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज है, इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की डोनर एबिलिटी कम है, और यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है इसके लोन पेयर की डोनर एबिलिटी ज्यादा है ड्यू टू द अल्फा इफेक्ट ऑफ द ऑक्सीजन। जनरली जिसको अल्फा इफेक्ट का कॉन्सेप्ट पता नहीं है वह ये सोचेगा कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में डाइपोल तो इधर जाएगा, और इस नाइट्रोजन की डोनर एबिलिटी कम हो जाएगी क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन इधर खींच लेगा। नहीं, अल्फा इफेक्ट में इसके जस्ट उल्टा होता है कि डोनर
एटम के अगर बगल में कोई हेटेरो एटम है तो वह क्या करता है, डोनर एटम की न्यूक्लियोफिलिसिटी को इंक्रीज कर देता है, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की एबिलिटी को इंक्रीज कर देता है। तो ड्यू टू द अल्फा इफेक्ट इस वाले कार्बोनाइल कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी इस वाले कार्बोनाइल कार्बन से ज्यादा है। अब बताओ समझ में आया क्या? जिसमें अल्फा इफेक्ट लगेगा उसमें आपको बेटा वो इंडक्टिव इफेक्ट नहीं देखना, और मैं बार बार कह रहा हूं डोनर एबिलिटी के लिए इंडक्टिव इफेक्ट आपको नहीं देखना अल्फा पोर्शन पे अगर है तो, ठीक है। अच्छा, ये देखो फर्स्ट केस में व्हाई द डोनर एबिलिटी ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी चेक कर रहे हैं। अभी इतना जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसमें किसके हिसाब से, फर्स्ट में बोलता है कि इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है ड्यू टू विच इफेक्ट, अल्फा इफेक्ट, समझ में आया। सेकंड वाले के केस के अंदर बोलता है अमोनिया के कंपेरिजन में हाइड्रोक्सिल अमीन की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है, अगेन ड्यू टू अल्फा इफेक्ट। थर्ड केस में अमोनिया के कंपेरिजन में हाइड्रोजन की बेसिसिटी कर रहा हूं, न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है, तो थर्ड इज आल्सो गोइंग टू बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ अल्फा इफेक्ट। समझ में आ रहा है बेटे? थर्ड इज आल्सो गोइंग टू बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ अल्फा इफेक्ट। सो ये भी अल्फा इफेक्ट का एग्जांपल है और ये भी अल्फा इफेक्ट का एग्जांपल है। थर्ड इज आल्सो गोइंग टू बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ अल्फा इफेक्ट। एक चीज मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, सुन लीजिए ध्यान से, बहुत ध्यान सुनने की जरूरत है। अभी मुझे बताओ ये NH3 है और ये H2O है, ठीक है। और अगर आपसे कोई पूछता है कि इन दोनों में विच इज बेटर न्यूक्लियोफाइल, बताओ विच इज बेटर डोनर, NH3 इज बेटर डोनर और NH3 इज बेटर डोनर एंड वाटर इज बेटर डोनर। दोनों में बेटर डोनर कौन है, किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है? अमोनिया की, वेरी राइट आंसर। किसकी बेसिस पे, किसकी? प्राची पटेल, ऑक्सीजन कैसे ज्यादा है बेटा? किसकी बेसिस पे? ये किसकी बेसिस पे बोल रहे हैं? NH3 की डोनर एबिलिटी वाटर से ज्यादा है। यहाँ का डोनर एटम कौन है बेटा? नाइट्रोजन है। और यहाँ का डोनर एटम क्या है? ऑक्सीजन। तो क्या कहता है? ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होगी उसकी डोनर एबिलिटी ज्यादा होगी, तो अमोनिया की डोनर एबिलिटी ज्यादा होगी। एग्री है कि नहीं एग्री? सब लोग एग्री करते हो ना? ये बात समझ में आ रही है? किसकी प्रिंसिपल के हिसाब से? ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होगी उसकी डोनर एबिलिटी ज्यादा होगी। अब मुझे बता, एक और चीज यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, ध्यान सुनना। NH3 न्यूट्रल है कि चार्ज? NH3 न्यूट्रल है कि चार्ज? NH3 न्यूट्रल है कि चार्ज स्पीसीज है? NH3 इज न्यूट्रल। वाटर इज न्यूट्रल और चार्ज? वाटर इज न्यूट्रल और चार्ज? न्यूट्रल। अब सुनो, ये दोनों न्यूट्रल न्यूट्रल की कहानी है। अब दिस वाज द फर्स्ट एग्जांपल, आई एम टेकिंग द सेकंड एग्जांपल where it is written ammonia NH3 and where it is written hydroxide. अब देखो यहाँ का डोनर एटम क्या है, बोलो बेटा, यहाँ का डोनर एटम क्या है? यहाँ का डोनर एटम क्या है? नाइट्रोजन। और यहाँ का डोनर एटम क्या है? ऑक्सीजन, है कि नहीं है? अब देखो, अगर मैं पूछूं कि इन दोनों में विच इज बेटर डोनर, सरप्राइजिंगली हाइड्रोक्साइड इज बेटर डोनर। चूंकि जब निगेटिवली चार्ज स्पीसीज जो आता है देन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वाला फैक्टर नहीं देखते, जो इस पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा है उसकी डोनर एबिलिटी ज्यादा होगी। एंड थर्ड एग्जांपल यहाँ देख लो, अगर मैं NH2 माइनस लिखता हूं, ठीक है, ये NH2 माइनस है एंड देन हाइड्रोक्साइड माइनस है। अब देखो ये भी निगेटिव चार्ज है और ये भी निगेटिव चार्ज है कि नहीं है? तो अगेन अगर न्यूट्रल न्यूट्रल हो तब तो वही इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, चार्ज सेम हो तब फिर भी वही इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, लेकिन एक न्यूट्रल हो और एक चार्ज हो तो चार्ज वाले को देना है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो वापस से फिर NH2 पे लौट आया। समझ में बात आ रही है? सो दिस इज द डोनर एबिलिटी। सो प्लीज कीप इन द माइंड वेरी केयरफुली, वेरी केयरफुली। अब देखो, जैसे इस बात को क्यों बता रहा हूँ, अल्फा इफेक्ट तो लगेगा। अब यहाँ मैं पूछ रहा हूँ कि O पे निगेटिव है
और इस पे लोन पेयर है, सिंपली समझ में बात आ रही है। O पे निगेटिव है और ऑक्सीजन पे सिर्फ O पे निगेटिव है और नाइट्रोजन क्या है बेटा, न्यूट्रल है। तो जनरली तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होती है, तो नाइट्रोजन की डोनरेबिलिटी ऑक्सीजन से ज्यादा होती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीजन की डोनरेबिलिटी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन निगेटिवली चार्ज है और ये क्या है, न्यूट्रल है। तो अगर दोनों न्यूट्रल हो तो फिर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी देखना है, दोनों चार्ज हो तो फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखना है। लेकिन एक न्यूट्रल हो और एक चार्ज हो तो क्या देखना है, नेगेटिवली चार्ज वाले को देखना है। जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा उसकी डोनरेबिलिटी ज्यादा होगी। ये बात आपको समझ में आई, किसी को क्यों नहीं समझ में? क्योंकि जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उसका पोलराइजेशन उतना ही ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा न्यूक्लियोफिलिसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, आई तो बढ़िया है। अब 5 already I have discussed, this is on the basis of alpha effect। 5 भी अल्फा इफेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, ये अल्फा इफेक्ट। एंड 1 to 5 आर द एग्जांपल ऑफ अल्फा इफेक्ट न्यूक्लियोफिलिसिटी। लेकिन याद रखिए अभी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, इसको हम लोग जब बेस पढ़ लेंगे, बेसिसिटी पढ़ेंगे, वहां पे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे इसको। अभी सिर्फ इतना जान लीजिए कि अल्फा इफेक्ट इज ओनली एप्लीकेबल ऑन इन द केस ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी बट नॉट इन द केस ऑफ बेसिसिटी। अगर इसमें पूछता हाइड्रोक्साइड और पेरोक्साइड में कौन ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी आती है तो ये आंसर होता, लेकिन बेसिसिटी इसका जस्ट रिवर्स है। इनमें जिसमें अगर आपसे कोई पूछता किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होती है तो ClO माइनस की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी, लेकिन बेसिसिटी अपोजिट है। क्यों अपोजिट है, इसका एक्सप्लेनेशन है, और हम लोग जो है बेसिसिटी जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो प्लीज कीप इन द माइंड अल्फा इफेक्ट is only applicable in case of nucleophilicity, not in the case of basicity। देखिए ये भी एग्जांपल एक देख लीजिए, यहाँ पे जो ये एग्जांपल है इसको भी आप देख सकते हैं। दिस इज ऑन द प्रिंसिपल दैट, तो ये क्या है, न्यूट्रल है और ये क्या है, चार्ज्ड है। नेगेटिव चार्ज है ना बेटा, तो चार्ज वाले की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होती है। और ये क्या है, अगेन न्यूट्रल है, ये चार्ज है और ये क्या है, न्यूट्रल, तो चार्ज वाले की बेसिसिटी ज्यादा होती है। ये क्या है बेटा, न्यूट्रल, और ये क्या है, चार्ज है, तो चार्ज वाले की बेसिसिटी, सॉरी बेसिसिटी मैं बोल रहा हूँ, न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होती है। और ये अगेन यहाँ पे क्या है, ये भी निगेटिव चार्ज है और ये भी निगेटिवली चार्ज है और ये भी निगेटिवली चार्ज, देख रहे हैं सब निगेटिव चार्ज है, सारे निगेटिव चार्ज है। 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं सबके ऊपर में। तो ये किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है बताओ जरा, क्वेश्चन कल हमने डिस्कस किया था। ये जो नीचे वाला क्वेश्चन जब मैं पूछ रहा हूँ वो किसके ऊपर बेस्ड है, ये वाला, ये एग्जांपल किसके ऊपर बेस्ड है? इतने सारे प्रिंसिपल पढ़े, वेरी गुड, एक्सीलेंट, सूरज सिंह, प्राची पटेल, सब लोगों ने बहुत सही आंसर दिया है। कपिल, दैट डिपेंड्स अपॉन द साइज, बिकॉज आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन, सल्फर और सेलेनियम, ऑक्सीजन, सल्फर और सेलेनियम on moving from top to bottom in a group, on moving from top to bottom in a group, size increases, मेरे साथ बोलिए तो, on moving from top to bottom in a group, size increases, size किसका, donor atom का increases, polarization increases, hence nucleophilicity increases, hence nucleophilicity increases। यहाँ पे जो ये एग्जाम्पल दिया, ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। क्या मैं कहना चाह रहा हूँ कि इसमें दोनों में किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी, जल्दी से देख के बताओ तो। कोई इलेक्ट्रोफाइल है, जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू डू ए रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन हियर, अगर ये OH है और ये NH2 ग्रुप है और यहाँ पे आप एसिटाइलेशन करना चाहते हैं, CH3C डबल बॉन्ड O, OC डबल बॉन्ड O और Cl, यानी यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफिलिक स्पेसीज है, किसका लोन पेयर यहाँ पे अटैक करेगा? आप जानते हैं OAC भी बन सकता है, NHAC भी बन सकता है। तो इस केस में क्या है, अगर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ऑक्सीजन डोनर एटम होगा, ये भी न्यूट्रल है, और इस केस में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो नाइट्रोजन डोनर एटम है, ये भी न्यूट्रल है। और आप सब ने पढ़ा कि जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होगी उसकी डोनरेबिलिटी ज्यादा होगी। तो ये नाइट्रोजन का लोन पेयर न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा
और इसके ऊपर में अटैक करेगा, इसके ऊपर में अटैक है, CH3 है बेटा। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वह क्या बनेगा, OH के ऊपर नहीं, OH ऐसा ही रहेगा, एंड देन NH और NHCO और CH3 ये प्रोडक्ट बनेगा। सो NH2 कोई फंक्शनल ग्रुप है, और अगर OH फंक्शनल ग्रुप है तो नो डाउट NH2 की जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी OH से ज्यादा होगी। सो ये हम आपको कुछ एग्जाम्पल बता रहे थे। मे आई होप कि आपको ये सब एग्जाम्पल समझ में आया होगा, एंड दैट एग्जाम्पल इज ऑन द बेसिस ऑफ, ये जो एग्जाम्पल लिया गया इज ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे है बेटा, ये उस बेसिस पे है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के बेसिस पे है। तो अब तक जो हमने न्यूक्लियोफिलिसिटी के लिए जो बेसिस बताई, एक तो साइज बताया, एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बताई, एक अल्फा इफेक्ट बताया, एक चार्ज बताया, है कि नहीं। मैं रिकैप कर देता हूं, फिर से ध्यान सुनिए। न्यूक्लियोफिलिसिटी किन बातों पर डिपेंड करती है, तो सबसे पहले मैंने बताया कि न्यूक्लियोफिलिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन। फिर मैंने बताई कि न्यूक्लियोफिलिसिटी साइज पे डिपेंड करती है। अगर डोनर एटम का साइज बड़ा है तो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी, और डोनर एटम का साइज छोटा है तो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होगी। तो एक तो साइज पे बताया। फिर दूसरा हमने इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के बेसिस पे बताया कि अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो उसकी डोनरेबिलिटी कम होगी और इसलिए उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होगी। फिर हमने एक चार्ज पे बताया, कहा कि जितना ज्यादा नेगेटिवली चार्ज डोनर एटम होगा उसका पोलराइजेशन उतना ही ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। एक तो ये बताया, और एक बताया मैंने क्या आपको, अल्फा इफेक्ट, कि अगर डोनर एटम के बगल में कोई हेट्रो एटम है और हेट्रो एटम है तो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। लेट मी समराइज इसी बात को। हमने कहा कि अगर डोनर एटम सेम ग्रुप का है, दिस इज ग्रुप, ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन सेम ग्रुप में, ऊपर से नीचे आने पे देखो, इसको याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। सेम ग्रुप में अगर जो हमने पढ़ा है उसको समराइज कर देता हूँ, सेम ग्रुप में ऊपर से नीचे आइएगा, ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप, न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज करेगी। और अगर मान लीजिए सेम पीरियड में है, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन सेम पीरियड में है, तो इधर से इधर जाने पे ये राइट है और ये लेफ्ट साइड है, तो राइट से लेफ्ट जाइएगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। जैसे मैंने इस, ये तो फर्स्ट और ये सेकंड, इस पे मैंने कुछ एग्जांपल बनाए हैं। सिलिकॉन डोनर एटम है तो, फास्फोरस डोनर एटम है तो, सल्फर है तो, क्लोरीन है तो। देखो सिलिकॉन से मैंने लिया SiCH3, फास्फोरस से लिया PH2, सब पे बेटा एक लोन पेयर है, सब पे लोन पेयर है, सल्फर पे भी डोनर एटम लोन पेयर है, और क्लोरीन पे भी है। और हमने कहा कि अगर इन समय पूछा जाए कि SiH3 माइनस, PH2 माइनस एंड SH माइनस एंड Cl माइनस, व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी, देन ये हो गया आपका राइट और ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया लेफ्ट। ये सभी एक ही पीरियड में है, दीज ऑल आर इन सेम पीरियड, सेम पीरियड के अंदर है कि नहीं है, सेम पीरियड के अंदर है। और सेम पीरियड के अंदर, पीरियड में आपको क्या चेक करना है, पीरियड में क्या चेक करना है बेटा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होगी, डोनर एबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के। तो जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होगी उसकी डोनर एबिलिटी क्या होगी बच्चे, ज्यादा होगी। तो ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज करती है। तो सबसे लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होगी लेस EN, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, और इसमें सबसे इसकी ज्यादा होगी मोर EN, मोर EN। तो जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होगी उसकी डोनर एबिलिटी ज्यादा होगी। क्या आपको समझ में आया? स्लाइड नंबर 10। ओके, किसी कोई परेशानी तो नहीं है? बहुत तेज तो नहीं हो रहा है? आपको समझ में आ रहा है? स्पीड ज्यादा फास्ट तो नहीं बेटा? अगर ज्यादा फास्ट होगा तो बता देना, मुझे बोलते बोलते पता नहीं चलता मैं कितना फास्ट बोलता हूँ। तो इसीलिए थोड़ा सा आपको अगर लगे तो बता देना, ठीक है, कभी भी।
अब एक दो आदमी को होगा तो थोड़ा टॉलरेट कर लेना, ज्यादा को नहीं होना चाहिए बस। अब चलिए, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, प्लीज प्लीज वेरी केयरफुली सुनिए। ये सब चीजें जो है ना एक जगह आज पढ़िएगा और बहुत जगह इस्तेमाल करना है आपको। इफेक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑन डोनर एबिलिटी या न्यूक्लियोफिलिसिटी के ऊपर इफेक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने जा रहे हैं। कभी कभी आप देखिएगा कि सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन का फर्क होता है। अब जैसे मान लीजिए अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे अगर ये न्यूक्लियस है, ठीक है बेटा, तो न्यूक्लियस के सबसे बगल में कौन सा ऑर्बिटल होता है, एस। और कार्बन में जनरली एस और पी होता है, डी वगैरह तो मेटल के अंदर होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन की केमिस्ट्री है, तो कार्बन तो सिर्फ 2s और 2p तक ही होता है, इसलिए डी ऑर्बिटल यहाँ नहीं होते। तो हाइब्रिडाइजेशन कार्बन के केस में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जनरली हाइब्रिडाइजेशन क्या मिलता है आपको, sp मिलता है, sp2 मिलता है और sp3 मिलता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का इससे ज्यादा कोई हाइब्रिडेशन नहीं होता। क्यों? क्योंकि कार्बन में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसकी केमिस्ट्री है, कार्बन की केमिस्ट्री, और कार्बन में क्या होता है, एस और पी होता है, डी थोड़ी ना होता है, इसीलिए आपको यही हाइब्रिडेशन मिलता है। तो अगर एस यहाँ है तो यहाँ पे आप देखो कि ये sp होगा, ये sp2 होगा और ये sp3 होगा और ये क्या होगा, p होगा, इजंट इट? ये s, sp, sp2, sp3 और p होगा। चूंकि सबसे पास न्यूक्लियस के पास कौन होते हैं, एस ऑर्बिटल होते हैं। सबसे न्यूक्लियस के पास कौन, ध्यान सुनोगे, न्यूक्लियस के पास सबसे कौन होते हैं, एस ऑर्बिटल होते हैं। ऑर्बिटल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है बताओ तो, पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, यही ना। Q1, अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 मान लो न्यूक्लियस का चार्ज है तो प्लस, और Q2 मान लो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है तो माइनस। और प्लस और माइनस क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव हो गया। मतलब नेगेटिव का मतलब क्या होता है, एनर्जी डिक्रीज करती है। और अगर एनर्जी डिक्रीज करती है, एनर्जी कम होती है, तो सिस्टम क्या होता है, स्टेबल होता है। तो देखो यहाँ पे न्यूक्लियस है, तो सबसे कम एनर्जी किसकी होगी, अगर एनर्जी वाइज देखा जाए तो सबसे कम एनर्जी, एनर्जी का ऑर्डर अगर देखा जाए ऑर्बिटल में, तो सबसे कम एनर्जी एस की होती है, देन किसकी होती है, पी की होती है, देन किसकी होती है, डी की होती है, और देन किसकी होती है, एफ की होती है। क्योंकि एस ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वह न्यूक्लियस के पास होते हैं, इसलिए उस इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन ज्यादा होता है। और अट्रैक्शन ज्यादा होने की, डिस्टेंस कम होगा तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा। अगर एक आदमी यहाँ बैठा है और एक आदमी यहाँ बैठा है, इन दोनों के बीच में अगर सपोज कीजिए दोनों नजरों से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा। और एक आदमी यहाँ बैठा है और एक आदमी यहाँ बैठा है और बोल रहे हैं कि दोनों अट्रैक्ट कर, नजर से आंख में आंख मिला तो अट्रैक्शन क्या हो, कम होगा। तो जितना पास होगा अट्रैक्शन ज्यादा होगा, जितना दूर होगा अट्रैक्शन क्या हो, कम होगा। सो देयरफॉर यहाँ पे एस की एनर्जी सबसे कम होती है। अगर आप एस ऑर्बिटल में, तो एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के सबसे पास होता है और उसकी एनर्जी सबसे कम होती है। अगर हम इसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल की बात करें तो एस कैरेक्टर इसमें देखिएगा 100% एस कैरेक्टर होता है। एस ऑर्बिटल में सिर्फ एस ही है, पी थोड़ी ना मिला हुआ है। एसपी में आधा एस है और आधा पी है, तो इसमें 50% एस कैरेक्टर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद sp2 में अगर आप आएंगे तो क्या होगा बेटा, sp2 में कितना परसेंट एस कैरेक्टर होगा, 33.3% क्या होगा बेटा, एस कैरेक्टर होगा। उसके बाद इसमें कितना होता है, 25% एस कैरेक्टर होता है। और इसमें कितना एस कैरेक्टर होगा, 0%। दिस आई एम टॉकिंग अबाउट द परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, एस कैरेक्टर की हम बात कर रहे थे। तो क्या देख रहे हैं आप, अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहाँ है और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, बच्चों मुझे बताओ ध्यान से, इस न्यूक्लियस का अट्रैक्शन 1, 2, 3 और 4, इस न्यूक्लियस का अट्रैक्शन जल्दी से मुझे बताओ किस इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन नंबर 1, इलेक्ट्रॉन नंबर 2 और इलेक्ट्रॉन नंबर 3 किसके ऊपर ज्यादा होगा, और 4 किसके ऊपर ज्यादा होगा। सब लोगों का एक स्वर में आंसर है कि अट्रैक्शन जो है इस पे मोर होगा। न्यूक्लियस का अट्रैक्शन क्या होगा, इसके ऊपर जो है सबसे ज्यादा मोर अट्रैक्शन होगा। यहाँ पे अट्रैक्शन क्या होगा बेटा, मोर अट्रैक्शन होगा, किसका, न्यूक्लियस का।
और सबसे कम अट्रैक्शन यहाँ पे होगा, लेस अट्रैक्शन होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? लेस अट्रैक्शन होगा, लेस अट्रैक्शन होगा। और अगर मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल बैठा है और उसको इलेक्ट्रॉन लेना है, तो अब क्या है, अगर पापा स्ट्रॉन्ग है, ये पापा सबसे ज्यादा अपने इस बच्चे को ध्यान रखता है, तो इसको भगाना मुश्किल है। एस ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है उसको निकालना मुश्किल है, लेकिन sp3 ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है उसको निकालना क्या है, आसान है, क्योंकि उसके ऊपर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को इधर पोलराइज करना आसान है। इसीलिए इसीलिए इन जनरल अगर हम कहें तो सबसे ज्यादा डोनर एबिलिटी sp3 की होती है, देन sp2 की होती है, देन sp की होती है। सबसे ज्यादा डोनर एबिलिटी इसकी होती है। तो हम ये कह सकते हैं, देखो तो इसमें sp3 में सबसे कम s कैरेक्टर है और sp में सबसे ज्यादा s कैरेक्टर है। तो हम कह सकते हैं कि डोनर एबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। यानी जैसे जैसे एस कैरेक्टर बढ़ेगा, देख रहे हैं सबसे ज्यादा एस कैरेक्टर यहाँ है, तो इसकी डोनर एबिलिटी सबसे कम है, और इसका एस कैरेक्टर सबसे कम है, तो इसकी डोनर एबिलिटी क्या है, ज्यादा है। सबसे ज्यादा मोर डोनर एबिलिटी इसी की है। तो एज द परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर्स इंक्रीजेस, डोनर एबिलिटी डिक्रीज है। जबकि वाइस वर्सा अगर देखिए तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे पी कैरेक्टर, तो एस ऑर्बिटल अगर यहाँ है तो पी ऑर्बिटल क्या है, 0% है। अगर यहाँ पे पी कितना है, 50% है। यहाँ पे पी कितना है, 60 कितना हो, 66% के आसपास होगा। और यहाँ पे पी कितना है, 70% है। और यहाँ पे पी कितना है, 100% है। मतलब इधर आने पे एस कैरेक्टर तो घट रहा है, बट पी कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है। तो जैसे जैसे पी कैरेक्टर इंक्रीज करेगा तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन उस इलेक्ट्रॉन पे कम होगा। तो हम कह सकते हैं कि डोनर एबिलिटी ऑफ ए डोनर एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी कैरेक्टर। मतलब अगर पी कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा जो है डोनर एबिलिटी होगी। चूंकि पी कैरेक्टर का मतलब है कि उसमें जो इलेक्ट्रॉन है उस पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन क्या होता है, कम होता है। और अगर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम होगा तो उस इलेक्ट्रॉन का पोलराइजेशन आसान होगा। इसी को सपोर्ट देने के लिए, इसी कंसेप्ट को सपोर्ट देने के लिए हम क्वांटम मैकेनिक्स का भी हेल्प लेते हैं और उसमें एनर्जी की बात करते हैं। दिस इज द एनर्जी। अभी हमने बताया था कि जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी उससे, चूंकि व्हाट इज आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आउटर मोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकालते हो, इनर से नहीं निकालते। क्यों आउटर मोस्ट ऑर्बिट से निकालते हो, कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा होती है, इजिली आयोनाइज कर जाता है। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी में भी तो इलेक्ट्रॉन देते हो, तो इलेक्ट्रॉन कौन इजिली देगा, जिसकी एनर्जी ज्यादा है। तो एस ऑर्बिटल जो है उसकी एनर्जी 19.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है माइनस में, और जो पी ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी -10.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो एनर्जी वाइज सबसे ज्यादा पी ऑर्बिटल की है, देन sp3 की है, देन sp2 की है, देन sp की है। तो इधर देखोगे तो पी कैरेक्टर, परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर की बात करूं मैं, तो इसमें प्योर एस ऑर्बिटल में पी ऑर्बिटल का परसेंटेज 0 होगा। इसमें क्या होगा बेटा, 50% होगा। इसमें क्या होगा, sp2 में क्या होगा, 66% के आसपास होगा। sp3 में पी कैरेक्टर कितना होगा, 75% के आसपास होगा। और p में कितना होगा, 100% के आसपास होगा। सो व्हाट आई एम टेलिंग यू, as the percentage of p character increases, nucleophilicity या donor ability is going to be increased। ये कंसेप्ट आपको समझ में आया? स्लाइड नंबर 11 पे जो मैं समझाना चाह रहा था, जल्दी बताइए आपको समझ में आया? कि हम ये बताना चाह रहे हैं कि एस कैरेक्टर के बढ़ने से डोनर एबिलिटी कम हो जाएगी, पी कैरेक्टर के बढ़ने से डोनर एबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। चूंकि पी ऑर्बिटल जैसे जैसे पी कैरेक्टर बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम होगा, और इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम होगा तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है, उसको ले जाना आसान है। अब देखिए, सपोज कीजिए यहाँ पे आपके पास कुछ एग्जांपल्स है, ध्यान से सुनिएगा। एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2 और एग्जांपल नंबर 3। इसमें अगर आप देखिएगा, इन द केस ऑफ फर्स्ट में देखिए, सेकंड में देखिए और थर्ड में देखिए। व्हाट इज दिस,
फर्स्ट जो है आपका कार्बन के ऊपर H और H लगा है, और इस कार्बन के ऊपर क्या है, कार्बन H और H, और यहाँ पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। सो इफ यू फाइंड आउट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस कार्बन, जो इलेक्ट्रॉन देना कौन देगा, जहाँ पे लोन पेयर है, इसका अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो हाइब्रिडेशन कैसे काउंट करते हैं बेटा, सिग्मा बॉन्ड इस एटम के इर्द गिर्द कौन है, तो एक ये सिग्मा बॉन्ड है, एक ये सिग्मा बॉन्ड है, और एक ये सिग्मा बॉन्ड है, तीन तो सिग्मा बॉन्ड है और एक लोन पेयर है। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालते समय सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर है तो लोन पेयर को भी काउंट करते हैं। ये सब अगर मिलके 4 है तो 4 के लिए sp3, सब मिलकर के 3 है तो 3 के लिए sp2, सब मिलकर के 2 है तो 2 के लिए sp होता है। तो लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड, इसको हाइब्रिडेशन निकालने के लिए पाई बॉन्ड काउंट नहीं करते, क्योंकि पाई बॉन्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल से नहीं बनता। पाई बॉन्ड किससे बनता है बेटा, प्योर ऑर्बिटल से बनता है। तो सिर्फ लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड को काउंट करते। लोन पेयर है तो लोन पेयर, जैसे आप देखते हैं कि CH4 है, CH4 के अंदर व्हाट इज द हाइब्रिडेशन ऑफ कार्बन, तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 और 4, तो 4 सिग्मा बॉन्ड है तो क्या लिखोगे, sp3 लिखोगे, राइट। और इसी तरह से अमोनिया है, NH3 NH3 और NH3, बीच बीच में कुछ कुछ मैं आपको बेसिक बात बताता हूँ, वो भी याद रखिएगा। तो यहाँ पे कितने हैं, 1 2 और 3, एक बॉन्ड तो नहीं है बट लोन पेयर है, लोन पेयर को भी काउंट करते 4, तो नाइट्रोजन का भी हाइब्रिडेशन क्या होगा बेटा, इसमें sp3 होगा। सो इन दिस वेरी पर्टिकुलर केस द कार्बन जो जिसके ऊपर लोन पेयर है दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो क्या होगा, CH और H और डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे H और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इस पे नेगेटिव चार्ज है। नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस कार्बन। तो क्या इस कार्बन के इर्द गिर्द सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, तो एक ये सिग्मा बॉन्ड है, एक ये सिग्मा बॉन्ड, एक तो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करते, तो 1 और 2 और ये एक लोन पेयर, 3 हो गया ना, और 3 के लिए क्या लिखते हैं, sp2। तो इस जो कार्बन की हाइब्रिडेशन है वो sp2 है, राइट। और अब थर्ड वाला देखिए, H है, C ट्रिपल बॉन्ड C, और ये नेगेटिव चार्ज और ये लोन पेयर है कि नहीं है। अब देखो इस कार्बन जिसपे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उस पे सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, सिर्फ एक ये सिग्मा बॉन्ड है और एक ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो 1 और 1 2 हो गया, तो 2 के लिए क्या लिखते हैं, sp लिखते हैं। सो इन जनरल इफ एनीबॉडी आस्क व्हाट इज द डोनर एबिलिटी, अब देखिए लोन पेयर है, ये भी लोन पेयर है और ये भी लोन पेयर है। अगर मान लेते कि एक लोन जैसे था अमोनिया और होता इथिलीन, और आपसे पूछता कि इन दोनों में बेटर डोनर कौन है या बेटर न्यूक्लियोफिलिसिटी किसके है, अमोनिया की, क्यों, चूंकि ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर है और ये बॉन्ड पेयर, एक तो बात ही हो गया। मान लेता है एक अमोनिया होता, NH3 होता और एक वाटर होता, इनमें पूछता कौन, दोनों में कौन बेटर डोनर है, तो अमोनिया होता। ये इस पे भी लोन पेयर है, इस पे भी लोन पेयर, दोनों लोन पेयर है, लेकिन एटम अलग अलग है, ये नाइट्रोजन है और ये ऑक्सीजन है, तो जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होगी वो बेटर डोनर होगा। लेकिन यहाँ क्या है, ये भी लोन पेयर है, ये भी लोन पेयर है और ये भी लोन पेयर है, लोन पेयर सेम हो गया। अब क्या है, ये भी एटम सेम है, कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, द डोनर एटम इज कार्बन, डोनर एटम क्या है बेटा, वो भी कार्बन है, इस केस में भी डोनर एटम कार्बन है, इस केस में भी डोनर एटम कार्बन है, इन तीनों केस में डोनर एटम कार्बन है। सिर्फ डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस जो है वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का है। इसके अंदर sp3 है, इसके अंदर परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर जो है 25% है, sp2 है परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर 33% है, sp है 50% एस कैरेक्टर है, और डोनर एबिलिटी और एस कैरेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो सबसे ज्यादा डोनर ये होगा, देन डोनर ये होगा। दिस इज द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। अगर कोई कहे कि अरेंज फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड में न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या होगा, सो दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। मे आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया क्या, अगर समझ में, ठीक है। ये तो ऐसे ही बस नाइट्रोजन का भी दे दिया है कि मान लीजिए, अगर ध्यान से देखिए इस केस में अगर मैं आपको वही बताना चाहता हूं कि लेट अस एज्यूम इफ वी हैव सी एच और एच और एच और एन एच और एच, ये अगर है लोन पेयर, राइट, और हमारे पास सी एच एच डबल बॉन्ड एन और एच, राइट।
और हमारे पास ये CH और N मान लीजिए। सो इन दिस केस व्हाट विल हैपन, ऐसा कुछ है। तो अगर आप देखिएगा तो यहाँ जो नाइट्रोजन है, जैसे मैंने बताया, द नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, यहाँ भी दोनों एटम नाइट्रोजन है, लोन पेयर है, और यहाँ भी दोनों एटम नाइट्रोजन है, लोन पेयर है। फर्क क्या है कि दिस इज sp3, दिस इज sp2 और दिस इज sp। तो डोनर एबिलिटी जो होती है, यानी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है, डोनर एबिलिटी तो है, डोनर एबिलिटी नाइट्रोजन के sp3 की सबसे ज्यादा होगी, फिर नाइट्रोजन के sp2 की होगी, फिर नाइट्रोजन के sp की होगी। सो देयरफॉर अगर मैं फर्स्ट बोलूं और सेकंड बोलूं और थर्ड बोलूं, तो सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी थर्ड की होगी, देन सेकंड की होगी, देन फर्स्ट की होगी। ठीक है, sp3 वाले की एनर्जी, अगर sp3 में लोन पेयर है, sp2 में लोन पेयर है और sp में लोन पेयर है, तो सबसे जो हाईएस्ट एनर्जी होती है वो किसकी होती है, नाइट्रोजन की sp3 वाले की होती है। ये नाइट्रोजन का एमओ डायग्राम है, नाइट्रोजन sp3, नाइट्रोजन sp2, ये नाइट्रोजन sp। तो जिसकी एनर्जी ज्यादा, इधर में क्या लिखा हुआ है, एनर्जी, तो जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी उसकी डोनर एबिलिटी क्या होगी बेटे, ज्यादा होगी। इसीलिए ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। कॉन्सेप्ट नंबर 13 स्लाइड पे जो कॉन्सेप्ट है, जो पहले स्लाइड पे था, वो कार्बन एज ए डोनर एटम था, और अब यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन एज ए डोनर एटम। तो ये आपको समझ में आया क्या? अब इन दोनों में इफ आई डिस्कस अबाउट दिस स्लाइड, इस स्लाइड में पूछा किसकी डोनर एबिलिटी या किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है, फर्स्ट और सेकंड में, फर्स्ट एंड सेकंड में किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है, फर्स्ट एंड सेकंड में किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है। सो इन द केस ऑफ फर्स्ट, दिस नाइट्रोजन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और इन द केस ऑफ सेकंड, दिस नाइट्रोजन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अभी आपने पढ़ा कि sp3 जो हाइब्रिडाइज होते हैं उसकी डोनर एबिलिटी ज्यादा होते हैं, यानी इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी। इस केस में ये जो नाइट्रोजन है, दिस नाइट्रोजन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड and this nitrogen is sp hybridized. This nitrogen is sp hybridized. So therefore in this very particular case, जो sp3 है उसकी डोनर एबिलिटी आपको क्या होगी, ज्यादा होगी। अब एक और कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देख लीजिए। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मान लीजिए एक लोन पेयर है जो लोकलाइज्ड है, और एक लोन पेयर है जो कि डीलोकलाइज्ड है। एक लोन पेयर है, लोन पेयर है दो जगह, लोकलाइज्ड, एंड एक लोन पेयर है जो डीलोकलाइज्ड है। लोकलाइज्ड जो होते हैं लोकलाइज्ड, और एक होते हैं डीलोकलाइज्ड। डीलोकलाइज्ड मतलब, जैसे मैं इस बात को आपको समझाऊं तो समझ जाइएगा, ध्यान से, ध्यान सुन लीजिए, बस हो रहा है। लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड, सबसे पहली बात यह है कि जो डीलोकलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, ये देखिए, जो कंजुगेशन का कॉन्सेप्ट है वो ये समझिए। कंजुगेशन में हम क्या कहते हैं कि मान लीजिए अगर एक कार्बन पे डबल बॉन्ड है और देन सिंगल बॉन्ड है एंड देन डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, देन द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू बी मूव। तो यहाँ जो पाई बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन है वो रेजोनेंस शो कर सकता है, और रेजोनेंस शो करके पॉजिटिव चार्ज यहाँ और निगेटिव चार्ज यहाँ बनाएगा। तो पाई बॉन्ड का जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है दे आर डीलोकलाइज्ड। लेकिन कंडीशन क्या हुआ, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ध्यान सुनिए, अभी मैसेज मत कीजिए प्लीज, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड देन डबल बॉन्ड। कौन से कैसे, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। लेकिन मान लिया जाए तो इस पाई बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है और इसमें जो पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन, दे आर द इलेक्ट्रॉन विच टेक पार्ट इन द रेजोनेंस इज सेड टू बी डीलोकलाइज्ड। कंजुगेशन बोलते हैं, और कंजुगेशन में अगर कोई इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है, चाहे वो बॉन्ड पेयर हो चाहे वो लोन पेयर हो, उसको डीलोकलाइज कहते हैं। लेकिन उसके उल्टा अगर मान लीजिए CH2, CH एंड देन CH2, देन CH एंड देन डबल बॉन्ड CH2, अगर ऐसा है, सॉरी उधर जगह नहीं था, ऐसे लिख दिया, तो यहाँ पे कंडीशन खत्म हो गया। कंडीशन क्या है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। तो इसके अंदर जो पाई बॉन्ड है दे आर नॉट डीलोकलाइज्ड, दे आर लोकलाइज्ड। तो अगर इलेक्ट्रॉन कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करता है तो उस इलेक्ट्रॉन को, चाहे वो लोन पेयर हो चाहे वो बॉन्ड पेयर हो, उसको हम डीलोकलाइज कहते हैं।
और अगर इलेक्ट्रॉन कंजुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता तो उस इलेक्ट्रॉन को हम लोग लोकेलाइज करते हैं। तो ये वाला जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है लोकेलाइज्ड है, और ये वाला जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वह डीलोकेलाइज्ड है। और अगर मान लीजिए ऐसा कंडीशन है CH2 डबल बॉन्ड देन सिंगल बॉन्ड, और कोई एक एटम है और जिसके ऊपर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अगर एक एटम है और उसके ऊपर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दे आर ऑल्सो इन गोइंग टू बी इन कंजुगेशन। कैसे? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड से कोई डबल बॉन्ड से, ऐसा बोल लीजिए कि डबल बॉन्ड से अगर कोई एक हेट्रो एटम अटैच है, क्या बोला हूं, डबल बॉन्ड से, ये डबल बॉन्ड हो गया, उससे कोई एक हेट्रो एटम अटैच है, हेट्रो एटम अटैच है जिसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, so that lone pair is going to take part in the delocalization। तो in general जो localized होते हैं, जो localized pair of electron होते हैं, in general localized pair of electron की जो डोनर एबिलिटी है डीलोकेलाइज्ड से ज्यादा होती है। लोकेलाइज्ड और डीलोकेलाइज्ड में मैं कह रहा हूं इन जनरल रूल है कि लोकेलाइज की डोनर एबिलिटी मोर डोनर एबिलिटी होती है, लोकेलाइज की मोर डोनर एबिलिटी होती है, और डीलोकेलाइज की लेस डोनर एबिलिटी होती है, लेस डोनर एबिलिटी होती है। अब जैसे इस बात को मैं एक छोटा सा एग्जांपल देकर समझाता हूँ। सपोज अभी आप लोग सब लोग अगर गांव से बिलोंग करते हैं तो गांव में रूफ जो छत होता है, जब ग्रेन कट के आता है, सपोज धान धान होता है, क्या करते हैं, छतों के ऊपर में उसको डाल करके सुखाया जाता है, ठीक है, सुखा ऐसे फैला दिया जाता है, ठीक है, ऐसे सुखाया जाता है, इसको फैला हुआ होता है, ग्रेन फैला हुआ होता है। मान लीजिए शाम में आपने एक तो ये कर लिया, और शाम में क्या करते हैं, सबको कलेक्ट करके उसका ढेर लगा देते, एक जगह ऐसे जमा कर देते, ठीक है। मान लो एक तो ये पोजीशन है और एक ये पोजीशन है। मान लो आपने एक छत वाला मिस्टर A1 और मिस्टर 2, तो इसने क्या किया, शाम में ऐसे कलेक्ट करके एक जगह खड़ा कर दिया, और इसने कलेक्ट नहीं किया, पूरे छत पे डिस्पर्स है। तो ये डिस्पर्स है मतलब फैलना, डीलोकेलाइज मतलब क्या होता है, फैलना। तो ये फैला हुआ है, ये वाला जो है वो फैला हुआ है, और ये कलेक्टेड है मतलब लोकेलाइज है, एक जगह एकत्रित। लोकेलाइज मतलब क्या होता है, एकत्रित, एक जगह जमा है। अब मान लो रात में बारिश हुई, तो किसको, रात में बारिश हो गई, तो बताओ जरा किसमें जल्दी से कलेक्ट करके नीचे गिराने या उसको बारिश से बचाने की टेंडेंसी ज्यादा है, किसमें आप जल्दी बचा पाओगे, डिस्पर्स वाले में, केस 1 वाले में, केस 2 वाले में। मतलब एक जगह आपने कलेक्ट करके रखा है, एक जगह डिस्पर्स फैला हुआ है, और बारिश आ गई, तो किसको जल्दी से लेके भागोगे नीचे, बोरिया में बंद करके, किसको कलेक्ट करके, जो यहां से करके भागोगे, मतलब जो कलेक्टेड है। तो जो कलेक्टेड है इसको यहां से जल्दी आप डोनेट कर सकते हैं, जल्दी यहां से लेकर के जल्दी जल्दी बोरी में बंद करके नीचे गिरा सकते हैं, ठीक है, अच्छा पानी से बचा सकते हैं। बट इसको क्या करना पड़ेगा, पहले समेटना पड़ेगा, तो इसमें टाइम लग जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ जो कलेक्टेड है, जो लोकेलाइज्ड है, उससे तो लेना आसान है, जो डिस्पर्स है, जो बिखरा हुआ, जो फैला हुआ है, उससे लेना क्या है, मुश्किल है। इसीलिए इन जनरल लोकेलाइज्ड जो होते हैं, जो कलेक्टेड होते हैं, एकत्रित होते हैं, उनसे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लेना क्या होता है, आसान होता है। जो डिस्पर्स होते हैं, फैले हुए होते हैं, उनसे इलेक्ट्रॉन लेना क्या होता है, मुश्किल होता है। ये दो आदमी है, जरा इसको देखो और इसको देखो। अब आप देखते हो कि बहुत सारे आदमी का पेट ऐसा हो जाता है, देखते हैं। और बताओ अगर आप और इस आदमी का पेट देखो ऐसा स्लिम है, इसका पेट जो है ना, ये पूरा जो है फैला हुआ है, एकदम पूरा डिस्पर्स है, और इसका पूरा पेट निकल के फैट वूट सब बाहर आ गया है। अब मुझे बताओ इलेक्ट्रोफाइल है, यानी आप इलेक्ट्रोफाइल है, किसके पेट को टच करना आसान है, किसको पेट को दूर से टच कर लोगे, फिगर नंबर 1 को कि फिगर नंबर 2 के, किसकी पेट को इजिली आसानी से टच कर लोगे, फिगर नंबर 1 वाले के पेट को कि फिगर नंबर 2 वाले को, फैटी वाले को, चूंकि इलेक्ट्रोफाइल आएगा और दूर से इसको टच कर देगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फिगर नंबर 2 में बहुत क्लोज आना पड़ेगा। सो इलेक्ट्रोफाइल को तो जल्दी इलेक्ट्रॉन मिलने लगेगा तो बॉन्ड बनाना शुरू कर देगा। सो देयरफॉर इसका जो पेट है वह लोकलाइज्ड हो गया, पूरा कलेक्ट होकर के एक जगह आ गया, और इसका पेट जो है डिस्पर्स है, डीलोकलाइज्ड है। तो ये सब एग्जाम्पल है, ये जो दो एग्जाम्पल है, इससे मैं ये बताना चाहता हूं कि कोई चीज अगर लोकलाइज्ड है, इकट्ठे है, कलेक्टेड है, तो उससे क्या करता है कि उससे आपको देना आसान है, डिस्पर्स से कलेक्ट करना क्या है, मुश्किल है। तो इस स्लाइड में मैं यही बताना चाह रहा था कि अगर एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, चाहे वो बॉन्ड पेयर की शक्ल में है, चाहे वो लोन पेयर की शक्ल में है, लोकलाइज्ड है और डीलोकलाइज्ड है, तो लोकलाइज्ड वाले की डोनर एबिलिटी डीलोकलाइज्ड वाले से ज्यादा होगी, ठीक है, ये बताना चाह रहा था।
नेक्स्ट सपोज कीजिए इस एग्जाम्पल के अंदर, सपोज कीजिए यहाँ पे दो एग्जाम्पल मैंने लिया, इसमें क्या हुआ, और डिलोकलाइजेशन का कंडीशन याद रखिएगा, अगर डबल बॉन्ड है CH2 और CH है, उसके साथ कोई एक हेटेरोएटम लगा है और उसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो डबल बॉन्ड के जस्ट, लेकिन अगर ऐसा है CH2 CH देन CH2 और देन O नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड से जस्ट नहीं अटैच है हेटेरोएटम, एक बॉन्ड के बाद अटैच है, तो यहाँ नहीं, तो यहाँ का नहीं होगा, लेकिन यहाँ अगर है डबल बॉन्ड पे तो डायरेक्टली कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा। तो जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन अगर कंजुगेशन में है तो उसको तो हम बोलते हैं डीलोकलाइज्ड, इसको बोलते हैं डीलोकलाइज्ड, और जो कंजुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते तो उसको बोलते हैं लोकलाइज्ड। तो यहाँ ये भी डोनर एटम ऑक्सीजन है लोन पेयर से, और ये भी डोनर एटम ऑक्सीजन है लोन पेयर से, लेकिन ये कंजुगेशन का पार्ट है और ये कंजुगेशन का पार्ट नहीं है, तो कंजुगेशन का पार्ट नहीं है तो लोकलाइज्ड है, और कंजुगेशन का पार्ट है तो डीलोकलाइज्ड। सो इन दिस वेरी पर्टिकुलर केस, जो यहाँ पे जो लोन पेयर है, दिस लोन पेयर इज लोकलाइज्ड, जबकि यहाँ पे जो लोन पेयर है, देख रहे हैं कितनी सिमिलरिटी है, ये भी डोनर एटम ऑक्सीजन, इसका भी डोनर एटम ऑक्सीजन, इस पे भी निगेटिव चार्ज, इस पे भी निगेटिव चार्ज, ये भी लोन पेयर से डोनर, ये भी लोन पेयर से डोनर, साफ सिमिलरिटी है, बट फर्क इतना है कि डबल बॉन्ड से ये अटैच है हेटेरोएटम, तो यहाँ पे डीलोकलाइजेशन हो सकती है, ये दिखाएगा डीलोकलाइजेशन कैसे हो सकता है। तो ये वाला जो पेयर है डीलोकलाइज्ड है, और ये वाला जो पेयर है लोकलाइज्ड है। इन जनरल लोकलाइज की जो डोनर एबिलिटी होती है डीलोकलाइज से क्या होती है बेटे, ज्यादा होती है। सो इस केस में मैं आपको ये बताना चाह रहा था। नाउ सपोज कीजिए, एक लास्ट कंसेप्ट बस छोड़ दूंगा, यहाँ पे एक बात बता रहे थे कि इफ द हेटेरोएटम इज ए पार्ट ऑफ डबल बॉन्ड, इफ द हेटेरोएटम, इफ द हेटेरोएटम containing lone pair of electron containing LP is a part of double bond, then that LP will be, डबल बॉन्ड से अच्छा मैं लिख देता हूं मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, पार्ट ऑफ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, then that LP will be delocalized, sorry that LP will be localized। ये क्यों, इसका रीजन है मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे जब हम कंजुगेशन पढ़ाएंगे तब, लेकिन अभी आप सिर्फ इतना याद रख लीजिए। मैं क्या करूं, ध्यान सुनिए, अगर कोई हेटेरोएटम है और जिसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अगर कोई हेटेरोएटम है और उसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो वह जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वह डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। जैसे इस नाइट्रोजन को देखो, ये नाइट्रोजन, दिस नाइट्रोजन इज अ पार्ट ऑफ डबल बॉन्ड, देख रहे हैं यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे कार्बन है, सो दिस नाइट्रोजन इज अ पार्ट ऑफ डबल बॉन्ड, एंड इसीलिए अगर वह इसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर है, so this lone pair of electron is never participate in the delocalization, so this is the localized। और अगर मान लीजिए यहाँ पे नाइट्रोजन है और ये नाइट्रोजन जो है, देख रहे हैं सब लोग, ये हेटेरोएटम लोन पेयर है, बट दिस नाइट्रोजन डज नॉट पार्ट ऑफ ए डबल बॉन्ड, डज नॉट पार्ट ऑफ ए डबल बॉन्ड, मतलब ये डबल बॉन्ड का पार्ट नहीं है या ट्रिपल बॉन्ड का पार्ट नहीं है, एंड दे सेटिस्फाई द क्राइटेरिया ऑफ कंजुगेशन। व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ कंजुगेशन, कि अगर मल्टीपल बॉन्ड से हेटेरोएटम अटैच है कंटेनिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो डीलोकलाइजेशन होता है। तो मल्टीपल बॉन्ड ये हो गया, इधर देखो या इधर देखो मल्टीपल बॉन्ड हो गया, और उससे हेटेरोएटम अटैच है और उसका जो लोन पेयर है, सो देयरफॉर दे आर गोइंग टू पार्ट इन द कंजुगेशन। सो दिस इज कॉल्ड पिरिडीन, ये पिरिडीन है, और ये वाला जो है पाइरोल है। तो पिरिडीन के अंदर जो नाइट्रोजन है, पिरिडीन के अंदर जो नाइट्रोजन है और उस पे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दे आर लोकलाइज्ड, बट पाइरोल के अंदर जो नाइट्रोजन है और उसके ऊपर जो लोन पेयर है, दे आर डीलोकलाइज्ड। तो इन जनरल जो बेटा मैंने बताया कि लोकलाइज की डोनर एबिलिटी
डीलोकलाइज से ज्यादा होती है। लेकिन इसीलिए pyridine इज बेटर डोनर इन कंपेयर टू पायरॉल। जो पायरॉल के ऊपर जो नाइट्रोजन है उसका जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो तो चला गया, डिस्पर्स कर गया, डिलोकलाइजेशन में चला गया, इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल को देने के लिए कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पे बचेगा। लेकिन सपोज करो pyridine ले लिया हमने इधर में, pyridine के अंदर देखो यहाँ पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये भी लोकलाइज्ड है, और यहाँ पे pyridine को हमने रिड्यूस कर दिया और यहाँ पे ये बता दिया। सो दिस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज आल्सो लोकलाइज्ड, दिस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज आल्सो लोकलाइज्ड। तो अब इन दोनों में बेटर डोनर कौन है कैसे डिसाइड करोगे? यहाँ पे भी लोकलाइज्ड है, कहीं जाएगा नहीं, नाइट्रोजन के ऊपर ही पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा, और यहाँ पे भी कहीं जाएगा नहीं, नाइट्रोजन के ऊपर ही पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा, दोनों ही लोकलाइज्ड है। इस केस में बोथ लोन पेयर ये और ये बोथ आर लोकलाइज्ड। तो फिर इस केस में कैसे डिसाइड करोगे? तो नाइट्रोजन जो है यहाँ पे वह sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और यहाँ का जो नाइट्रोजन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो sp3 वाले की डोनर एबिलिटी sp2 वाले से ज्यादा होती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल हम लोग इस पे और आगे डिस्कस करेंगे। मुझे ये उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ, यू मे आस्क द क्वेश्चन नाउ, और जिनको डाउट नहीं है यू मे लीव द क्लास। You are unmuted now. You can ask the question. Excuse me, sir. सर एक बार कार्बोनिल वाला एग्जांपल फिर से डिस्कस कर दीजिए प्लीज। कार्बोनिल जिसमें सर कार्बोनिल, 2 कार्बोनिल थे और एक में OH था, जिसमें आपने मतलब इंडक्टिव इफेक्ट वाला। स्लाइड नंबर 7 है। स्लाइड नंबर लिख लो क्या बेटा, ऐसे तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। सर 7 है। ये वाला कर। हाँ सर ये वाला। मैं ये कह रहा हूँ इस केस में हमने पूछा था कि किस कार्बन की, कार्बोनिल कार्बन की, ये जो कार्बोनिल कार्बन है ये और इस केस में ये किसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा है? मैंने कहा इसमें भी C डबल बॉन्ड O है, इसमें भी C डबल बॉन्ड O है, इससे तो कुछ आपको हासिल नहीं होने वाला। हमेशा जो डिफरेंस होता है वही आपको आंसर बताता है। तो यहाँ पे यहाँ से लेके नाइट्रोजन और यहाँ तक सेम है, यहाँ से लेके नाइट्रोजन और यहाँ तक सेम है, यानी ये सिस्टम इतना सेम है, यहाँ से लेकर के इतना तक सेम है। सिर्फ फर्क क्या है, यहाँ पे ये है और इसके बदले यहाँ पे OH लगा है। तो मैंने कहा कि कार्बोनाइल कार्बन की इलेक्ट्रोसिटी कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर जो ये पॉजिटिव चार्ज है उसकी वजह से है। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा न्यूक्लियोफाइल को अपनी पास बुलाएगा, और जितना ज्यादा न्यूक्लियोफाइल को अपनी पास बुलाएगा कार्बोनाइल कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो इस केस में मैंने कहा कि ये पॉजिटिव चार्ज अगर ज्यादा होगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी इलेक्ट्रोफिलिसिटी कार्बन की ज्यादा होगी, और पॉजिटिव चार्ज कम होगा तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम होगी। फिर मैंने कहा अच्छा चलते हैं देखते हैं कि इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए क्या है। तो मैंने कहा कि इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो ये है। अगर नाइट्रोजन का लोन पेयर इधर चला जाता है तो पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा तो इस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम हो जाएगी। इस केस मैंने कहा कि इसमें भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये भी देता है। तो सवाल है कि ये नाइट्रोजन ये और ये नाइट्रोजन ये दोनों में कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे सकता है? तो मैंने कहा कि इस नाइट्रोजन के ऊपर में OH लगा हुआ है जो कि नाइट्रोजन डोनर एटम है, और इसके अल्फा पोजीशन के ऊपर हेटेरो एटम है। तो अल्फा पोजीशन पे हेटेरो एटम होने की वजह से इस नाइट्रोजन की जो डोनर एबिलिटी है वो इंक्रीज कर जाती है। तो अगर डोनर एबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी तो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, और अगर इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी तो यहाँ पे जो कार्बन है और उसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वह पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा तो उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे अल्फा इफेक्ट होने की वजह से नाइट्रोजन की डोनर एबिलिटी ज्यादा है, और वह नाइट्रोजन का लोन पेयर इधर डीलोकलाइज होकर के पॉजिटिव चार्ज जो कार्बन पे कम करता है, इसलिए इस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम है। ये बताएं सर। एक्सक्यूज मी सर, जैसे कि